हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां और भी अच्छी चल रही होंगी। बच्चों, हम लोग लास्ट कुछ वीडियोस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं आपके रिवीजन के लिए। और आज भी हम आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स लेकर के आए हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं, जैसे कि ओम का नियम, किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु। ये तीनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम्स में इनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है ना। तो आज हम लोग इन्हीं तीनों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना बर्बाद हो और आपका रिवीजन भी हो जाए। जैसे कि पहला है हमारा ओम का नियम। तो बच्चों, आपको पता है कि ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम वैसे तो अगर लिखने की बात आए तो हम लोग लिखते हैं कि V इज़ इक्वल टू आई आर, ये होता है, ठीक है ना। और V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है कि यदि किसी चालक की, मतलब कोई अगर चालक है और उसका हम लोग फिजिकल स्टेट, जैसे कि उसका ताप हो गया, ठीक है ना, या उसका दाब हो गया, अगर इन चीज़ों को कांस्टेंट कर दिया जाए, मतलब स्थिर कर दिया जाए, तो उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर V होता है वो धारा के यानी कि I के समानुपाती हो जाता है ना। मतलब क्या होता है, इधर से लिखते हैं कि इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, यदि किसी चालक, चालक बच्चों, चालक मतलब कंडक्टर, बस वाला कंडक्टर नहीं। ये कंडक्टर का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बह सकती है, ठीक है ना। तो यदि किसी चालक के भौतिक स्थिति, यदि किसी चालक की भौतिक स्थिति, जैसे क्या हो सकता है, उसका टेम्परेचर यानी कि ताप हो सकता है ना, और दाब, जैसे कि टेम्परेचर या प्रेशर, उसके आगे आदि लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। टेम्परेचर या प्रेशर आदि कैसे रहें, स्थिर रहें। स्थिर का मतलब कांस्टेंट हो जाए, ना बढ़े ना घटे, स्थिर हों। तो बच्चों, जब इनका टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है ना, मतलब कोई भी इनका जो फिजिकल स्टेट है वो स्टेबल कर दी जाए, तो क्या होता है, तो चालक के सिरों, तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, बच्चों विभवांतर को हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं, है ना। विभवांतर V धारा, विभवांतर V क्या जाता है, धारा, धारा को हम लोग I से लिखते हैं, है ना। धारा I के समानुपाती हो जाता है। समानुपाती हो जाता है ना बच्चों। तो डेफिनेशन हम लोगों ने लिख दी है कि यदि किसी चालक के भौतिक स्थिति स्थिर हो तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V धारा I के समानुपाती हो जाता है ना। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि V समानुपाती हो जाता है I के, है ना। और यहाँ लिख देते हैं आगे, V समानुपाती हो जाता है I के, तो जब V और हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो I तो लिखते ही हैं, और R क्या आ जाता है, समानुपाती का साइन हटाया और हमने R लगा दिया, ठीक है ना। जहाँ R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों इसको। R हमारा क्या है, प्रतिरोध है, हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस को, है ना। और यहीं से हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, R इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन
आई ये लिखते हैं। तो बच्चों यही ओम का नियम है, यहाँ लिख लेते हैं, यही ओम का नियम है। ठीक है ना बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ओम का नियम समझ में आ ही गया होगा। वैसे भी आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए आपको मैंने दोबारा से बताया है ना? तो मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ साइड में, और आप इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। बच्चों अभी आपने ओम का नियम पढ़ा, ठीक है ना? समझ में आया होगा आपको, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अगला टॉपिक हम लोग अपना पढ़ते हैं किरचॉफ के नियम, ठीक है ना? तो बच्चों किरचॉफ ने जो नियम दिए थे, तो बेसिकली उन्होंने 2 नियम दिए थे। एक था संधि का नियम और दूसरा था लूप का नियम, ठीक है? दूसरा जो इनका नियम था वो था लूप नियम। और भैया अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी है लूप एकेडमी, है ना? तो दूसरा नियम जो था इनका ये था लूप नियम, ठीक है ना? तो इससे पहले हम पहले वाले नियम की बात करते हैं, यानी कि संधि नियम। मार्कर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो बच्चों हम लोग अपने पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा संधि नियम। तो संधि नियम में इन्होंने क्या कहा था कि किसी विद्युत परिपथ में किसी एक संधि पर, संधि का मतलब जंक्शन पॉइंट पर, मिलने वाली सारी जो विद्युत धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। बीजगणितीय योग का मतलब हो गया कि संधि नियम में इन्होंने बताया कि सिग्मा आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी, ठीक है ना? अब सिग्मा आई की वैल्यू 0 कैसे होगी? इन्होंने जैसा कि कहा कि विद्युत परिपथ में किसी एक संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराएं, जैसे कि मान लीजिए एक ये आई, ठीक है ना, एक ये आई। अब यहाँ से ये क्या होगा? कुछ यहाँ चली जाएंगी, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, है ना? तो माना कि यहाँ पर I1 आया, ठीक है ना, यहाँ से I2 आया। अब इस पॉइंट पर I1 और I2 मिले और 3 अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड हो गए, है ना? जैसे कि यहाँ पे चला गया I3, ये हो गया I4 और ये हो गया I5, ठीक है ना? तो इन्होंने बताया कि जो I1 I2 इस पॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं और यहाँ से I3 I4 और I5 इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, तो इनका जो सम होगा वो 0 होगा। यानी कि इनको लिखेंगे I1 प्लस I2, क्योंकि ये दोनों पॉइंट की तरफ जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव लेंगे। बस इस रूल में हम लोगों को ये ध्यान रखना है संधि नियम में कि जो धाराएं पॉइंट की तरफ आ रही हैं उनको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो पॉइंट से दूर जा रही हैं उनको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अब I3 देखिए दूर जा रही है ना, तो I3 नेगेटिव लेंगे, I4 भी क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, और I5 भी नेगेटिव ही लेंगे, और इसका जो टोटल आएगा, सम आएगा, वो 0 आएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा ये पहला नियम है जो संधि का नियम, वो कहता है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 होगा, है ना? अब बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ, ठीक है ना? तो अगला नियम जैसा कि लिखा हुआ है लूप का नियम, जो लूप नियम है ना? तो इसको इरेज करते हैं, तो अगला हम लोग समझते हैं। अब अगला नियम जो है वो है इनका लूप का नियम। तो इसके लिए हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव। एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना? इसको यहाँ से ऐसे लेके आए, इसमें ज्वाइंट कर देते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं और इसको यूं लेकर के आए इस तरह से। ठीक है ना? ये हो गया हमारा E1, ये हो गया हमारा E2। बच्चों ये जो बड़ा वाला होता है डंडा, ये तो आपको पता ही है पॉजिटिव का होता है, और ये छोटा वाला
नेगेटिव का होता है, और जो धारा है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करती है। तो यहाँ से निकलेगी हमारी धारा I1, यहाँ से हमारी धारा निकलेगी I2। ये पॉइंट A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग B मान लेते हैं, ठीक है ना। अब I1 और I2 ये दोनों धाराएं यहाँ पर आकर के पॉइंट A पर मिलेंगी, और यहाँ से जो धारा नीचे जाएगी वो जाएगी हमारी I1 प्लस I2, है ना। इसको ऐसे शो कर लो। अब यहाँ से I1 और I2 आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सी जाएगी, यहाँ पर केवल I2 ही जाएगी, है ना। और I1 कहाँ चली जाएगी बच्चों, ऊपर भी आ जाएगी, ये I1 हमारी चली जाएगी, ठीक। ये है हमारा, और एक यहाँ पर भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। अब रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं, ये I1 R1, ये R2 और ये R3, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से कुछ हमारा सर्किट बन जाता है। आप सर्किट एक मिनट नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। बच्चों सर्किट आपने समझ लिया होगा, है ना। ये रूल क्या कहता है कि जो हमारी सिग्मा आई आर है ये सिग्मा ई के बराबर होती है, सिग्मा आई आर सिग्मा ई के बराबर होती है, ठीक है ना। गड़बड़ हो गई यार, हमको लाल फिर से। बच्चों फिगर आप समझ गए होंगे, है ना। इसमें देखो बच्चों दो लूप बन जाते हैं, एक ये फर्स्ट है और एक ये सेकंड लूप हो गया, ठीक है ना। तो लूप नियम क्या कहता है, लूप नियम ये कहता है कि किसी एक लूप, या हिंदी में कहें तो पाश, ठीक है ना, कि किसी एक लूप या पाश में बहने वाली धारा आई, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना इस बात को कि किसी एक लूप में बहने वाली धारा आई और उसके साथ में जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ R1 या R2, ठीक है ना। तो धारा I और रेजिस्टेंस R का जो बीज के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय योग का मतलब हो गया सिग्मा आई आर, ठीक है ना। ये होता है बच्चों बीजगणितीय योग। क्योंकि हिंदी मीडियम की क्लास है इसलिए थोड़ा सा हिंदी का हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर से पढ़ते हैं कि किसी पाश में आई और आर का जो बीजगणितीय योग होता है, मतलब गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है, उस पाश में वैद्युत वाहक बल, ठीक है ना, इस लूप का जो वैद्युत वाहक बल होगा इसके बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा ई के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये रूल कहता है कि सिग्मा आई आर जो है वो सिग्मा ई के बराबर होगा, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट लूप के लिए, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पाश के लिए। फर्स्ट पाश के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, अब देखो ये धारा I1 है, ये पूरा ट्रेवल करके कहाँ आ रही है, R1 के पास मिल रही है, तो हम लोग लिखेंगे I1 R1, ठीक है ना। और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि बीजगणितीय योग है हम लोग इसको माइनस में ले रहे हैं, क्योंकि E1 माइनस E2 हम लोग करेंगे तो हम लोगों को वैद्युत वाहक बल मिलेगा पहले वाले पाश के लिए, है ना। तो यहाँ पर पहले से इक्वल का साइन लगाइए और यहाँ पर लिख लेते हैं E2 माइनस E1, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिखेंगे I1 R1 माइनस हो जाएगा हमारे साथ I2 R2, ठीक है ना। इतना लिख लेंगे बच्चों। फिर इसी तरीके से सेकंड वाले के लिए भी लिखेंगे, ठीक। तो नंबर 2 पाश के लिए, और इसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए I2 आ रही है और ये R2 के साथ में मिल रही है, तो I2 R2 और ये हो जाएगा I1 प्लस I2 R3, I1 प्लस I2 R3,
और ये बराबर हो जाएगा किसकी, इस वाले भैया सेकंड वाले में कौन सी बैटरी लगी हुई है, E2 लगी हुई है, तो ये केवल E2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। आपको बच्चों बता दें, ये जो संधि नियम होता है और लूप नियम, ये दोनों ही, संधि नियम हमें दिखाता है आवेश संरक्षण को। ठीक है ना। संधि नियम में क्या संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है ना। और इसी तरीके से लूप के नियम में भी कुछ संरक्षित रहता होगा, है ना। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। बच्चों आपने इसे नोट कर ही लिया होगा, है ना। हमने आपको बताया था कि लूप के नियम में क्या रहता है, इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है ना, इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, और संधि वाले में आवेश संरक्षित रहता है। अक्सर बच्चों ये ऑप्शन में आपसे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम संधि के नियम में क्या चीज़ संरक्षित रहती है। तो बच्चों आपको पता है कि संधि नियम में आवेश संरक्षित रहता है और लूप के नियम में ऊर्जा संरक्षित रहती है ना बच्चों। अब आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो कि लास्ट है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय इस समय बहुत ज़्यादा कीमती है ना। लेकिन फिर भी क्या करें, पढ़ाई में थोड़ा सा समय तो लगता ही है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी व्हीटस्टोन सेतु का भी रिवीजन करते हैं और आज की इस क्लास को फटाफट से ख़त्म भी करते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके लिए और भी बेहतरीन टॉपिक्स ला सकूं। और कोशिश करूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस और लाने की जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ाने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए कोशिश करेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पहले हम वही कर लेते हैं, है ना। अब बच्चों अब हम लोग अपना थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं, जो है हमारा व्हीटस्टोन सेतु, है ना। तो बच्चों व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है कि 4 रेजिस्टेंस होते हैं और कुछ इस तरीके का ब्रिज बना लेते हैं, कुछ इस तरह से 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, है ना। फिगर भी नहीं अभी ठीक बन रहा है। और बीच में ये एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, इसको यहाँ ऐसे और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया जाता है। यहाँ से क्या होता है, बैटरी यहाँ पे ज्वाइन कर दी जाती है और यहाँ पर एक की लगा दी जाती है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। कुछ इस तरीके से की को हम लोग बच्चों के से डिनोट करते हैं, है ना। ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। अब ये 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनको भी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि पी, ठीक है ना, और क्यू, आर और एस। बच्चों इस अरेंजमेंट को ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है ना। इसे प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने अरेंज किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, 4 रजिस्टर्स लगा दिए थे, ठीक है ना, जिसमें से 3 की वैल्यू उनको मालूम थी। अगर किसी चौथे रजिस्टर की वैल्यू हमें नहीं पता थी तो हम इस व्हीटस्टोन सेतु से उसको फाइंड कर सकते थे। कैसे, इसके लिए लिखते हैं P/Q, ठीक है ना, ये हो जाता है R/S के बराबर। P/Q जो है वो R/S के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अब कैसे, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपको पता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारी धारा I जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करती है। तो यहाँ से धारा I निकली, यहाँ पर 2 भागों में टूट गई होगी, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि P के साथ में I1 चली जाती है और R के साथ में I2 चली गई, ठीक है ना। ये पॉइंट मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। अब ये I2 D से होकर के S की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर पहुँचेगी I2 और ये यहाँ पर आकर के आ जाएगी I1, ठीक है ना। और यहाँ पर जब आएगी टोटल तो ये फिर से I ही हो जाएगी। तो बच्चों ये जो है हमारा व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें ये होता है कि P/Q बराबर हो जाते हैं R/S के, ठीक है ना। इसमें से अगर कोई भी एक भी रेजिस्टेंस हमारा नहीं पता होता है तो हम उसको किसी, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो आपको नहीं पता है कि, तो हम उसको S की जगह पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। और इन दोनों की वैल्यू हमें पता होती है। ये गैल्वेनोमीटर होता है
और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये थर्ड वाला रेजिस्टेंस इसको हम लोग चेंज करते रहते हैं। कब तक? जब तक हमको जी की वैल्यू 0 नहीं मिल जाती है, ठीक है ना। जब तक जी की वैल्यू हम लोगों को 0 नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग इसको चेंज करते रहेंगे, इस रेजिस्टेंस को। और इस तरह से हम एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों आज आपको हम लोगों ने पढ़ाया व्हीटस्टोन सेतु, किरचॉफ के नियम और ओम का नियम। ये सिर्फ बच्चों एक रिवीजन था, ठीक है ना, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं हम लोगों ने समझाया है, सिर्फ इसको रिवाइज किया है कि ओम का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है। और व्हीटस्टोन तो आपके सामने इस समय लिखा ही हुआ है कि P/Q = R/S होता है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसको आगे भी शेयर करें, ठीक है ना बच्चों। और अपने बोर्ड एग्जाम्स की बहुत ही अच्छी तैयारी करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।